अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना, तपना, चमकना सीखिए। कैसे तपेंगे, कैसे चमकेंगे आप, ये सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष और आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई तय करेगी कि कितना चमकेंगे। इसलिए उठाइए नोटबुक और कलम और लगातार मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कीजिए। अपने सितारे, अपने स्टार बनने के लिए जो रास्ता है तपने का, जो जलने का रास्ता है, उसको पूरा कीजिए। एक दिन आप निखर करके आएंगे और समाज में तारा, एक स्टार बन के चमकेंगे। आज के ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, फूड चेन, जिसका पार्ट पहला बनाया जा चुका है, दूसरा पार्ट है ये। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए लेकर हाजिर हैं। उठाइए नोटबुक और कलम और नोट कीजिए इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के प्रश्नों को। और वीडियो के अंत में आपके प्यारे से जो कमेंट आते हैं, हमने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब में आपने जो कमेंट भेजे हुए हैं, उन कमेंट्स को भी हम पढ़ते हैं, जिसमें आपके द्वारा उल्लेखनीय विस्तृत वर्णन किया जाता है उस प्रश्न का। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, इन प्यारे से कमेंट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। लीजिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि 17 प्रश्न पार्ट 1 में हम बता चुके हैं, तो 18 प्रश्न आज की वीडियो का पहला है। जैव वानिकी, बायोनोमिक्स, इसको ध्यान से वर्ड को समझिए और कूट दिए गए हैं उनका चयन कीजिए कि संबंध में कथनों का कौन सा सही है। तो एक कथन दिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन बताया गया है। दूसरा दिया गया है यह पारिस्थितिकी का पर्याय यानी सिनोनिम्स हैं। या तीसरा दिया गया है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो कूट के चयन के पहले तो हमें इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा, तो समझिए और लिख लीजिएगा। बायोनोमिक्स या जैव वानिकी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का तो आपको पता होगा, बायो मतलब जीव। नॉमिक्स को ध्यान से देखें तो नॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, नॉमिक्स ग्रीक का शब्द है। इसको इंग्लिश में ले जाएं तो और सिंप्लीफिकेशन होगा तो नॉर्म्स, नॉर्म्स सुने होंगे, यानी नॉर्म्स कुछ नियम, यानी और आसान में जाएं तो लॉ, कानून, नियम, यानी जीव के लिए जो कानून है वो आपका शब्द क्या कहलाता है, बायोनोमिक्स या जैव वानिकी कहलाती है। तो अब हमें आसानी होगी इन कूट को या कथनों को चयन करने में। तो देखिएगा शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जीव के नियम, यहाँ जीव का प्रबंधन नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। और दूसरा है जो वो दूसरे में देखें तो कह रहा है यह पारिस्थितिकी का पर्याय यानी सिनोनिम है, ये भी सही है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इकोलॉजी में है क्या, जीव और एनवायरनमेंट के रिलेशंस। तो अगर वो रिलेशंस मधुर नहीं हुए, सही नहीं हुए, तो क्या होगा, जीव खत्म हो जाता है, यानी बायोटिक फैक्टर नष्ट कर दिए जाते हैं पर्यावरण के द्वारा, अगर वो सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट नहीं बैठा पाए प्रकृति के नियमों के आधार पर। तो दूसरा कथन सही है। और तीसरा देखें, यह प्राकृतिक तंत्रों यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। देखिए अगर समझ पा रहे हो तो समझ गए होंगे, जो प्राकृतिक तंत्र हैं यानी अजैविक फैक्टर्स हैं, उन पर फोकस करता है, यानी उनके नियम्स पर फोकस करता है, और जो मानव तंत्रों को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये दोनों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। और इसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है डिटेल, क्योंकि इसमें अभी जो शब्दार्थ बताए हैं हमने, देखिएगा बायोनोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स का ग्रीक भाषा का शब्द है, नॉम से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नियम या लॉ। तो बायोनोमिक्स का अर्थ क्या हुआ, जीवन के नियम। क्लियर हो गया होगा आपको। 19 प्रश्न को देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा, यानी किस में डीडीटी सर्वाधिक पाया जाएगा। जो आपने फूड चेन पढ़ी थी, हमने शायद पिरामिड आपको क्लास में पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो 10%, और जो विषम पदार्थ यानी विष या जहर या अन्य प्रोडक्ट हैं वो आपके 90% ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये वही गेम है आपका, यहाँ गौर कीजिए। डीडीटी, डीडीटी का पूरा नाम पहले नोट कर लीजिए, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एक बार रिपीट कर रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म है।
और डीडीटी का अधिक संग्रहण किस जीव में होगा? टिड्डा, सर्प, भेक और मवेशी। गौर कीजिए, डीडीटी यानी एनर्जी ट्रांसफर लॉ में ऊर्जा 10% ट्रांसफर हो रही थी, क्लास में हमने डिफाइन किया था, और विष यानी जहर, आपका अन्य जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो आपका 90% ट्रांसफर होते थे। तो यहाँ पर लिंडमैन का जो नियम है उस आधार पर देखें तो सबसे अधिक डीडीटी यानी विष या जहर किस में जाएगा? लास्ट वाले चरण में। तो लास्ट वाला चरण कौन सा होता है फूड चेन का? सर्वाहारी या आपका कॉर्निवोर्स मांसाहारी? तो देखिए, टिड्डा, भेक, मवेशी, ये आपके क्लियर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सर्प में सर्वाधिक डीडीटी का सांद्रण होगा। अगला प्रश्न 20 आपकी स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है, यानी हाई लेवल कंज्यूमर प्राप्त होता है या प्राप्त है किसको? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक यानी डिकम्पोजर को? तो गौर से देखिए ऑप्शन, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ पर इकोसिस्टम में हाई लेवल, जो ट्रॉपिक लेवल है हाई यानी पोषण स्तर है, उसकी बात हो रही है। तो हमने आपको फूड चेन पढ़ाई है बहुत अच्छे से, तो उसमें आपको क्लियर था कि ट्रॉपिक लेवल जो हाई है वो किसके पास होता है? ओमनीवोर्स यानी सर्वाहारी, ना कि डिकम्पोजर, क्योंकि डिकम्पोजर को फूड चेन में शामिल नहीं करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर रहेगा। 21 जीव भार का पिरामिड, यहाँ बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है? हमने पिरामिड भी आपको क्लियर किए थे। तो जीव भार का पिरामिड, बायोमास पिरामिड किस इकोसिस्टम में आपका उल्टा यानी इन्वर्टेड बनता है? तो फॉरेस्ट, तालाब, घासी स्थल या शुष्क स्थल? तो पहचानिएगा कौन सा सही है। इसका राइट ऑप्शन है तालाब यानी बी विकल्प। तो 21 प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि तालाब में या जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उनका मास, उनका बायोमास, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है उत्पादकों की अपेक्षा, यानी फाइटोप्लैंक्टन या जो घास है, स्वापोषी हैं, उनके कंपैरिजन में उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जीव भार, मास, द्रव्यमान को ध्यान रखिए, मास की बात हो रही है यहाँ पर, वेट वगैरह की नहीं। तो जो घास है उसके कंपैरिजन व्हेल मछली या अन्य मछलियों का मास, जैव भार बहुत अधिक होता है, इसलिए ये कैसा बन जाता है? उल्टा। क्लियर रहेगा। अगला है 22 प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? यानी एक सही सुमेलित है, जैसे पर्वत सर्वाधिक स्थायी स्टेबल इकोसिस्टम बताया है, अजैविक अबायोटिक अवयव जीवाणु हैं, सी हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र है, या डी वर्षा ग्लोबल वार्मिंग है। तो यहाँ अगर आप प्रश्न के कूट यानी जो विकल्प दिए हैं उनको ध्यान से देखें तो देखिए, पर्वत सर्वाधिक स्थायी नहीं है, समुद्र है, अजैविक जीवाणु नहीं है, बायोटिक फैक्टर है, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी का बढ़ना, और वो पेड़ों की कटाई से CO2 के उत्पादन से होता है। तो यहाँ बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, यानी ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? इकोसिस्टम्स के तहत आते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न 23 आपकी स्क्रीन पर है। पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाएं यानी फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? यानी कौन से बायोटिक फैक्टर अपघटक डिकम्पोजर जीव कहलाते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं? तो देखिए ऑप्शन विषाणु, कवक, जीवाणु दिया गया है और फिर कूट बना दिया गया है। अब ऐसे प्रश्न बन रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इनको समझिए। देखिए कूट कह रहा है विषाणु, कवक और जीवाणु में केवल एक, केवल दो, तीन, एक और तीन या तीनों सही है। तो आपको पता है डिकम्पोजर कवक और बैक्टीरिया यानी जीवाणु आते हैं, ना कि विषाणु। तो एक ऑप्शन कट कर दीजिए, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न है 24, ध्यान से देखिएगा इसको, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद यानी कौन सा एक विकल्प है जो केवल जीव द्वारा यानी बायोटिक फैक्टर के द्वारा ग्रहण या एब्जॉर्ब किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? यानी सिर्फ उसका दिक् स्थान नहीं बल्कि उसकी जो कार्यात्मक भूमिका है, उसकी जो भूमिका इकोसिस्टम में, उसका भी एक्सप्लेनेशन करता है। संक्रमिका इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, आवास या आवास क्षेत्र? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ सिर्फ आवास और आवास क्षेत्र भी दिया है ऑप्शन में, देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो 24 ऑप्शन का अगर प्रश्न का ऑप्शन पहचाने तो यहाँ पर उसका हैबिटेड एरिया आएगा, क्योंकि कार्यात्मक भूमिका की भी बात कर दी है ना उसने, तो उसका पूरा जो आवास यानी हैबिटेट है, जैसे एक टाइगर है या एक लॉयन है तो उसका एक पूरा आवास एरिया होता है, दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पर कार्यात्मक भूमिका के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या होगा, आवास क्षेत्र। तो उसका दिक् स्थान भी हो जाएगा और उसका कार्यात्मक भूमिका भी डिफाइन कर देगा ये आवास क्षेत्र। क्लियर रहेगा। इकोटोन आपको पता ही होगा, दो पारिस्थितिक तंत्रों का वो मिलन स्थल इकोटोन कहलाता है, जैसे ये है, ये आपका इकोटोन है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा 25, एक घास स्थलीय यानी जो फूड चेन है, घास स्थल की पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के घटक सही क्रम में हैं, यानी उस फूड चेन का ऑर्डर सही है। तो देखिए ए बी सी और डी में फूड चेन दी गई हैं, पहचानिए इसका आंसर क्या है। राइट ऑप्शन हम बताते हैं 25 का, देखिएगा घास से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखिए ए और बी में है और ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। घास टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए विकल्प। अगला प्रश्न 26 प्रश्न ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है और बड़ा है लैंग्वेज में, लेकिन डरिए नहीं, ऐसे प्रश्न अब आने लगे हैं इसलिए समझिए। तो देखें, कुछ कारणों से वंश यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, कोई रीजन है उसके कारण जाति कौन सी, स्पीसीज कौन सी दी गई है, तितली, तो बटरफ्लाई या तितली जो आपकी है वो क्या होता है, मरने लगती है या गिरावट आ जाती है उनकी संख्या में। तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कथन देखिए अब, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। कथन के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो गौर कीजिए, अगर तितलियों की संख्या में गिरावट होगी तो आपको याद होगा परागण में बहुत अधिक योगदान करते हैं, तो परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पौधों के जो परागण होते हैं ना, फूल से जो परागण जब मिलते हैं और तब फल बनता है, तो आपका इस पर बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अगर तितलियों की गिरावट हो गई तो। और देखिए यहाँ दो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पौधों में कवकीय संक्रमण से लेना देना नहीं होता है तितलियों का कुछ भी। और तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि ये फूड चेन का हिस्सा होती हैं तितलियाँ, तो बर्रे, मकड़ियाँ और पक्षियों के लिए फूड का संकट, फूड क्राइसिस भी उत्पन्न हो सकती है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, ह्यूमन का स्थान पूछा है फूड चेन में। एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, और डी ऑप्शन में है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, क्योंकि हमने क्लास में डिफाइन किया हुआ है ह्यूमन क्या होता है, प्राथमिक यानी शाकाहारी, द्वितीयक यानी मांसाहारी। तो यहाँ जाके प्राथमिक और द्वितीयक बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तृतीयक उपभोक्ता नहीं दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। क्लियर है। अगला प्रश्न 28 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, स्वापोषी यानी स्वापोषणज स्तर पर उत्पादन को, जो उन्होंने भोजन बनाया है उसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादकता। क्लियर है, यानी जो भोजन उन्होंने बना के रखा है। द्वितीय प्रश्न दिया गया है कथन, द्वितीय उत्पादकता यानी सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर है का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। तो इनको गौर कीजिए, ऑटोट्रॉप्स यानी स्वापोषी का उत्पादन क्या कहलाता है, प्राथमिक उत्पादकता यानी भोजन बना के उन्होंने रख लिया। लेकिन द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी जो दूसरे पर आधारित है विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। तो इसको ध्यान से भाषाई रूप में आप अगर पढ़ पाएँ तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ये आपके दोनों बिल्कुल सही है। यानी शाकाहारी है जो, वो आपका स्वापोषी को खाएगा और शाकाहारी को द्वितीयक उत्पादक खाएगा। क्लियर है। तो उनके लिए उत्पादन के रूप में तो रखा रहता ना, जैसे आपका हिरण है, तो द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो द्वितीय उत्पादकता कौन हो जाता है, यानी दूसरे लेवल का पोषण स्तर, वो भी तो भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। ध्यान से देखिएगा 29 प्रश्न को, फूड चेन का निर्माण करता है, कौन सा विकल्प सही है।
यानी फूड चेन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है फूड चेन को। तो 29 प्रश्न का देखें तो हमारा सही ऑप्शन है बी विकल्प। देखिएगा, घास, घास को बकरी या बकरा खाता है और बकरे को आदमी। तो आपका फूड चेन बिल्कुल सही है। 30 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला 30 प्रश्न भी बिल्कुल वही है, फूड चेन को लेकर के है, तो पहचान सकते हैं बी ऑप्शन। क्लियर है सही। अगले प्रश्न 31 में देखें, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? गौर कीजिए, यानी बायोटिक फैक्टर नहीं है। वायु, वनस्पति, जीवाणु या जानवर? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, क्लास में बहुत अच्छे से हमने कराया है। तो वायु आपका बायोटिक नहीं है, ये अजीव या अजैविक प्राणी है, जबकि वनस्पति, जीवाणु ये जैविक हैं। क्लियर है। वायु हुआ, मृदा हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, ये अजैविक हैं और बाकी जैविक हैं। क्लियर है। 32 प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भाषाई विस्तृत वर्णन है इसमें, डरिए नहीं। 32 प्रश्न, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दिमाग में याद रखिए, फूड चेन के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला कथन, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। बिल्कुल सही लग रहा है कथन। दूसरा भी देखिए, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। एक जाति, ये गलत हो जा रहा है, यानी एक जाति नहीं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं। तीसरा देखिए, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव संख्याओं का जो दूसरों द्वारा खाई जाती हैं का निर्देशन करती है। ये भी गलत है, यहाँ कोई ऐसा निर्देशन नहीं मिलता है हमें। तो आपका कथन नंबर सिर्फ और सिर्फ केवल एक सही है। पहचान चुके होंगे 32 प्रश्न को। अगला प्रश्न 33, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 33 और रिपीट होता है हमेशा एग्जाम्स में ये। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना या जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर, ई हंटिंगटन, डी आर स्टोनडर्ट या टांसले? तो राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे। 33 प्रश्न का बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। ए जी टांसले महोदय ने इकोसिस्टम तंत्र की संकल्पना दी थी। कब दी थी? नोट कर लीजिए, 1935 में ए जी टांसले ने इकोसिस्टम का जो तंत्र की संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया था। क्लियर है। 34 को देखिएगा, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? गौर कीजिए इस वर्ड पर, नहीं है, यानी इकोसिस्टम को लेकर के कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया होगा। तो देखिए, यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी होती है। यह बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यहाँ देखते ही सी ऑप्शन आपको पहचान में आ गया होगा, यह एक खुला तंत्र होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर ए और बी और डी बिल्कुल सही हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के उत्तर के बारे में। देख पा रहे होंगे आपके इंपॉर्टेंट कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला कमेंट आपको दिख रहा होगा, आर्ट बाई प्रगति जी का है। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हमने पूछा था कल आपसे कि उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए डिटेल। तो देखिएगा, लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ये आपकी डिटेल में मेंशन किया हुआ है आर्ट बाई प्रगति जी ने। यह है जो भारत और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ विशाल फॉरेस्ट एरिया में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी नामक जिले में ये नेपाल देश से भी आपकी सीमा बनाता हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इसमें बाघों और बारहसिंघा के लिए फेमस है। ये इनमें कमेंट में मेंशन किया हुआ है इन्होंने, आर्ट बाई प्रगति जी ने। और इसकी स्थापना का भी वर्ष बताया है 1977 में दुधवा नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। थैंक यू सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन हो गया क्वेश्चन से। तो थैंक्स आर्ट बाई प्रगति जी, आपने हमें अप्रिशिएट किया हुआ है, आपका शुक्रिया। और देखिएगा, रीमा राजपूत जी का भी कमेंट है, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है एकमात्र। आंसर आपका सही है रीमा जी। अगला है प्रतीक्षा धुरवाड़ जी का कमेंट, इनका भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तराई क्षेत्र, यूपी का जो तराई है, पर्वत के तलहटी वाला क्षेत्र, उसमें ये लोकेटेड है। धुरवाड़ जी आपका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही है। शिवानी गुप्ता जी का भी एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड राज्य का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बताया है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। क्लियर है। और अगला कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निधि गुप्ता जी, उन्होंने दिया हुआ है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान।
निधि जी, आपसे हमने पूछा था यूपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान, आपने एक्सप्लेन किया हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन तो किया है कोई ना कोई। तो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित हुआ था। यह आपका हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना गया था। तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिनको ये क्लियर ना हो, निधि गुप्ता जी के इस कमेंट से आप नोट कर लीजिए जिम कॉर्बेट को। विनीता वर्मा जी का भी कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क को लेकर के एक्सप्लेनेशन। बहुत ही प्यारे कमेंट हैं आप सभी के। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर प्रोवाइड करते रहिएगा। अब आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न को सुनिए। नीलगिरी पर्वत के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। नीलगिरी माउंटेन किन राज्यों में है, कौन सी जनजाति के लिए जाना जाता है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में है, कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है और कितने राज्यों में फैला हुआ है। क्लियर है। इतना एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक पर्वत बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हम आपके उत्तर का, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप हमें कमेंट जरूर प्रोवाइड करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। और कल इसी वीडियो के टॉपिक के क्वेश्चंस आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।